बिना एक भी रुपया किसी महंगे हार्डवेयर, राउटर्स या केबल्स पे खर्च किए। जो कि असल में बहुत महंगे आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बिना वो खर्च किए केवल एक साधारण कंप्यूटर के अंदर एक पूरा इंटरनेट बनाने की कल्पना करना कैसा लगता है? सुनने में तो किसी हैकर फिल्म का सीन लगता है। एकदम। या फिर किसी स्मार्ट सिटी के हजारों स्मार्ट डिवाइसेस का एक जटिल नेटवर्क तैयार करना, वो भी सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आज की तकनीकी दुनिया की एक बहुत ही व्यवहारिक सच्चाई है। सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी जादुई दुनिया को डीकोड करना है। हमारे पास जो आज की स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है आर्किटेक्टिंग नेटवर्क सिमुलेशंस विद OMNet++। OMNet++, हाँ ठीक है, चलिए इसे समझते हैं कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है और सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की दुनिया में ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। ये विषय तकनीकी दृष्टिकोण से जितना गहरा है उतना ही दिलचस्प भी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये केवल एक और साधारण कोडिंग टूल नहीं है। मतलब ये सिर्फ कोड लिखने की जगह नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, भौतिक रूप से किसी नए नेटवर्क प्रोटोकॉल का निर्माण करना या किसी शहर में हजारों नोड्स वाले सेंसर नेटवर्क को असल में लगाकर उसका परीक्षण करना, वो तो बहुत ही मुश्किल होगा। आर्थिक और व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। उसमें करोड़ों रुपए और कई साल लग सकते हैं। ऐसे में यह सिमुलेशन तकनीक शोधकर्ताओं और डेवलपर्स के लिए जटिल प्रणालियों को समझने, उनमें आने वाली समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान निकालने का एक बेहद सुरक्षित तरीका है। और किफायती भी। बिल्कुल किफायती तरीका प्रदान करती है। यह बिना किसी जोखिम के गलतियां करने और उनसे सीखने की आजादी देता है। ये बात तो एकदम सही है। स्रोत दस्तावेज में OMNet++ को एक ओपन सोर्स डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन वातावरण के रूप में पेश किया गया है, जो पूरी तरह से C++ प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित है। अब जो लोग रोजाना कोडिंग नहीं करते, उनके लिए अगर मैं इसे एक बहुत ही सरल उपमा दूं, तो इसे नेटवर्क्स के लिए एक डिजिटल सैंडबॉक्स माना जा सकता है। डिजिटल सैंडबॉक्स, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। हाँ, मतलब जैसे एक सैंडबॉक्स में बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, उन्हें गिराते हैं और फिर से कुछ नया बनाते हैं बिना किसी वास्तविक नुकसान के, वैसे ही इसमें नेटवर्क के अलग-अलग डिजाइन्स के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो इस डिजिटल सैंडबॉक्स का दायरा किसी भी आम सैंडबॉक्स से कहीं अधिक बड़ा और प्रभावशाली है। अच्छा, वो कैसे? इसका उपयोग केवल एक या दो कंप्यूटरों को केबल से जोड़ने तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया में इसका उपयोग वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह के अत्याधुनिक नेटवर्क्स को सिम्युलेट करने के लिए किया जाता है। एक बहुत ही शानदार उदाहरण वाहनों के नेटवर्क का है, जिन्हें व्हीकुलर नेटवर्क्स कहा जाता है। अच्छा, मतलब हाईवे पर चलने वाली जो स्मार्ट गाड़ियां होती हैं, उनका नेटवर्क? बिल्कुल। जरा सोचिए, तेज गति से चलने वाली गाड़ियां एक दूसरे से बात कर रही हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। वो आपस में डेटा शेयर करती हैं। हाँ, अगर कोई गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है तो पीछे वाली गाड़ी को मिली सेकेंड्स के भीतर अलर्ट मिल जाना चाहिए। इस तरह के नेटवर्क को असल सड़क पर टेस्ट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। सच में, किसी की जान भी जा सकती है। यहीं पर OMNet++ काम आता है। इसके अलावा पर्यावरण में फैले छोटे छोटे सेंसर नेटवर्क्स, जैसे जंगलों में आग का पता लगाने वाले सेंसर्स या फिर नए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और शायद पढ़ाई लिखाई में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। एकदम। अकादमिक दुनिया में छात्रों को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के जटिल सिद्धांत सिखाने के लिए ये एक बेहतरीन इंटरैक्टिव तरीका बन चुका है। ये तो हुई इसके चमत्कारी उपयोगों की बात, लेकिन कोई भी तकनीक, चाहे वो कितनी भी शानदार क्यों ना हो, तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि उसे कंप्यूटर पर सफलतापूर्वक चालू न किया जा सके। इंस्टॉलेशन सबसे पहला और अहम कदम है। हाँ, और दस्तावेज में इसके सेटअप और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार सही वर्जन डाउनलोड करना होता है, चाहे कोई विंडोज इस्तेमाल कर रहा हो, मैक OS या फिर लिनक्स। सभी के लिए उपलब्ध है। इसके बाद निर्भरताओं या डिपेंडेंसीज का जिक्र आता है। इसे चलाने के लिए सिस्टम में एक C++ कंपाइलर और GNU Make यूटिलिटी का होना अनिवार्य बताया गया है। यहीं पर अक्सर कुछ नए उपयोगकर्ता थोड़े घबरा जाते हैं टर्मिनल स्क्रीन देखकर। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद कमांड लाइन या टर्मिनल का काम शुरू होता है। काले रंग की स्क्रीन पर सफेद टेक्स्ट देखकर किसी को भी ऐसा लग सकता है जैसे वो कोई हैकर वाली फिल्म देख रहा है। हाँ, वो मैट्रिक्स फिल्म की तरह। सही कहा। लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ही सीधा और तार्किक है। सेटअप के दौरान दो प्रमुख कमांड्स का उपयोग होता है, कॉन्फ़िगर और मेक।
इन दोनों कमांड्स को अगर हम कोडिंग की भाषा से बाहर निकाल कर समझें तो ये असल में क्या कर रहे हैं? इसे एक बेकरी के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए कि कोई केक बेक करने जा रहा है। कॉन्फ़िगर कमांड बिल्कुल वैसा ही है जैसे रसोई में जाकर ये जांचना कि क्या केक बनाने के लिए ओवन सही तापमान पर है, क्या मैदा, चीनी और अंडे मौजूद हैं। अच्छा, मतलब तैयारी की जांच करना। हाँ, यह कमांड मूल रूप से सिस्टम की जांच करता है। ये देखता है कि क्या आवश्यक कंपाइलर मौजूद है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग सही है, और फिर ये पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट या रेसिपी तैयार करता है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। तो फिर मेक कमांड का काम उस रेसिपी को देखकर असल में केक पकाना हुआ। एकदम सही। मेक कमांड उस तैयार ब्लूप्रिंट का उपयोग करके वास्तविक सोर्स कोड को कंपाइल करता है, यानी उसे पकाता है और इस्तेमाल के लायक बाइनरी फाइल्स बनाता है जिन्हें कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। तो केक पककर तैयार हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी पर जोर देना जरूरी है। सब कुछ पकने के बाद भी एक कदम बाकी रहता है। OMNet++ की डायरेक्टरी को सिस्टम के पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना कतई नहीं भूलना चाहिए। पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल मतलब सिस्टम को ये बताना कि हमारा नया सॉफ्टवेयर असल में किस पते पर रखा हुआ है। बिल्कुल। अगर सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर कहाँ रखा है तो वो उसे चलाएगा कैसे? बिना पते के तो वो खो जाएगा। सही कहा। इसके बिना कोई भी कमांड काम नहीं करेगा। और जब ये सब सही तरीके से सेट हो जाता है तो टर्मिनल में ऑप रन कमांड टाइप करने पर स्क्रीन पर जो वर्जन मैसेज दिखाई देता है कि इंस्टॉलेशन सफल रहा, वो पल तो बहुत खुशी का होता होगा। वो किसी भी डेवलपर के लिए एक बहुत ही सुकून भरा और जश्न मनाने लायक पल होता है। उस सुकून भरे पल के बाद ही तो असली मजा शुरू होता है। दस्तावेज हमें सीधे पहले सिमुलेशन प्रोजेक्ट की ओर ले जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को 5 बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत चरणों में बांटता है। हाँ, वो 5 चरण बहुत ही लॉजिकल हैं। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। पहला चरण है OMNet++ के IDE यानी उसके मुख्य कार्यक्षेत्र को खोलना। ये लोकप्रिय एक्लिप्स प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे कई डेवलपर्स पहले से ही परिचित होते हैं। एक्लिप्स का इस्तेमाल काफी आम है। इसमें सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाना होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में कोई पहले से बना बनाया टेम्पलेट चुनने के बजाय एक एम्प्टी प्रोजेक्ट यानी बिल्कुल खाली प्रोजेक्ट चुनने की सलाह दी गई है। ये खाली कैनवस वाला दृष्टिकोण सीखने के लिए सबसे बेहतरीन है। वो क्यों? क्योंकि जब सब कुछ शुरुआत से शुरू किया जाता है तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा पुर्जा क्या काम कर रहा है। कोई छुपावा जादू नहीं होता, सब कुछ आपके सामने होता है। सही कहा। इसके बाद दूसरे चरण में नेटवर्क की संरचना तैयार की जाती है। इसे नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसके लिए एक खास तरह की फाइल बनाई जाती है जिसे नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल या शॉर्ट में नेड फाइल कहा जाता है। इस फाइल के अंदर कोड लिखना बहुत ही सीधा और सरल होता है, कोई भी जटिल प्रोग्रामिंग नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। हाँ, बस सिस्टम को ये बताना होता है कि हमारे इस छोटे से डिजिटल ब्रह्मांड में कौन कौन रहने वाला है। उदाहरण के लिए ये बताना कि हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं जिन्हें हम नोड 1 और नोड 2 कह सकते हैं। ये बिल्कुल एक आर्किटेक्ट के नक्शे की तरह है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो है OMNet++ का मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। ये दूसरे चरण और आने वाले तीसरे चरण के बीच का जो विभाजन है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब संरचना और व्यवहार को अलग रखना। बिल्कुल। नेट फाइलें केवल नेटवर्क की टोपोलॉजी या संरचना को परिभाषित करती हैं। आर्किटेक्ट के नक्शे वाली उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। नक्शा सिर्फ ये बताता है कि घर में कितने कमरे होंगे, दरवाजे कहाँ होंगे और गलियारा कहाँ होगा। लेकिन कमरों के अंदर क्या हो रहा है वो नक्शा नहीं बताता। सही पकड़े। उन कमरों के अंदर रहने वाले लोग क्या करेंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, ये नक्शा तय नहीं करता। और यही बात हमें तीसरे चरण यानी नोड के व्यवहार की ओर ले जाती है। नक्शा तो बन गया, लेकिन अब उस घर में जान फूंकनी है। यही मॉड्यूलैरिटी की ताकत है। संरचना और व्यवहार को इस तरह से अलग अलग रखना वाकई एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। इससे भविष्य में बदलाव करना बहुत आसान हो जाता है। अगर नेटवर्क का आकार बढ़ाना हो तो सिर्फ नक्शा यानी नेट फाइल बदलना पड़ता है, नोड्स का व्यवहार नहीं। तो तीसरे चरण में नोड का व्यवहार कैसे तय होता है, इसके लिए पहले नोड का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो डेटा के अंदर आने और बाहर जाने के लिए कुछ डिजिटल दरवाजे बनाए जाते हैं जिन्हें गेट्स कहा जाता है। इन और आउट गेट्स। हाँ, एक दरवाजा डेटा प्राप्त करने के लिए और एक दरवाजा डेटा भेजने के लिए। इसके बाद
नोड का असली दिमाग या लॉजिक तैयार करने के लिए एक C++ फाइल बनाई जाती है। और ये C++ फाइल ही वो जगह है जहां सारा असली एक्शन होता है। ये नोड को सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। इस फाइल में दो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शंस या निर्देश होते हैं जिन्हें समझना पूरी सिमुलेशन प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है। हाँ, दस्तावेज में इन दो फंक्शंस का बहुत अच्छे से जिक्र है। पहला है इनिशियलाइज फंक्शन। ये बहुत अहम है। इसे हम किसी भी इवेंट की शुरुआत मान सकते हैं। जैसे ही सिमुलेशन शुरू होता है, यह फंक्शन पहले नोड को एक नया संदेश बनाने का निर्देश देता है। मान लीजिए यह संदेश एक डिजिटल चिट्ठी है जिस पर हेलो लिखा है, जिसे सी मैसेज कहा जाता है तकनीकी भाषा में। जी। यह फंक्शन उस चिट्ठी को नोड के बाहर जाने वाले दरवाजे यानी आउट गेट के माध्यम से नेटवर्क में भेज देता है। और दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन है हैंडल मैसेज। ये क्या करता है? जब वो डिजिटल चिट्ठी नेटवर्क में यात्रा करते हुए दूसरे नोड के अंदर आने वाले दरवाजे पर पहुंचती है, तो ये हैंडल मैसेज फंक्शन एक डाकिया या रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करता है। अच्छा, जो चिट्ठी रिसीव करता है। हाँ, ये तय करता है कि इस प्राप्त संदेश का अब क्या करना है। क्या इसे पढ़ना है, क्या इसे किसी और को आगे बढ़ाना है, या इसे डिलीट कर देना है। इस शुरुआती सरल उदाहरण में ये बस उस संदेश को पकड़ता है और उसे अगले गंतव्य की ओर आगे बढ़ा देता है। ये इनिशियलाइज और हैंडल मैसेज का जो चक्र है, यही तो डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन का धड़कता हुआ दिल है। बिल्कुल। सिस्टम में हर एक संदेश या मैसेज एक इवेंट यानी घटना का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल। जब संदेश एक नोड से दूसरे नोड पर जाता है, तो सिमुलेशन की डिजिटल घड़ी आगे बढ़ती है। ये घटनाधारित या इवेंट ड्रिवन नजरिया बहुत जरूरी है। सिमुलेशन समय के साथ लगातार नहीं चलता, बल्कि वो एक घटना से सीधे दूसरी घटना पर छलांग लगाता है। मतलब बीच के खाली समय को वो स्किप कर देता है। हाँ, बीच के खाली समय को वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। यही कारण है कि ये इतनी तेजी से काम कर पाता है। अब हमारे पास नक्शा भी है और घर में रहने वाले लोगों का व्यवहार भी। इसके बाद आता है चौथा चरण, कॉन्फ़िगरेशन। यह एक तरह से पूरे सिमुलेशन का कंट्रोल रूम है। इसके लिए जो फाइल बनती है उसे INI फाइल कहते हैं। हाँ, इसके लिए एक इनिशियलाइजेशन फाइल बनाई जाती है जिसे omnet.pp.ini कहा जाता है। ये फाइल सिमुलेशन के मुख्य नियम तय करती है। दस्तावेज में बताया गया है कि इस फाइल के अंदर मुख्य रूप से दो बातें सेट की जाती हैं। पहला, हमें कौन सा नेटवर्क चलाना है, और दूसरा, सिमुलेशन की समय सीमा क्या होगी। जैसे कि 10 सेकंड। बिल्कुल। उदाहरण के लिए समय सीमा को 10 सेकंड पर सेट कर दिया जाता है। ये 10 सेकंड की समय सीमा वाली बात एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सिमुलेशन का समय है, ना कि वास्तविक दुनिया का समय। मतलब जरूरी नहीं कि कंप्यूटर को इसे चलाने में भी 10 सेकंड ही लगे। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि कंप्यूटर को उन 10 सेकंड के इवेंट्स की गणना करने में मात्र कुछ मिलीसेकंड लगे। और अगर नेटवर्क बहुत बड़ा हो तो? दूसरी तरफ, अगर नेटवर्क बहुत बड़ा और जटिल है, मान लीजिए पूरे एक शहर का ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क सिमुलेट हो रहा है, तो उन 10 सेकंड के सिमुलेशन की गणना करने में वास्तविक दुनिया के कई घंटे भी लग सकते हैं। और फिर कई घंटे? हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल वास्तव में एक डायरेक्टर की कुर्सी की तरह है, जहां से पूरे नाटक को नियंत्रित किया जाता है। और फिर आता है अंतिम, पांचवा चरण, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना और सिमुलेशन को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखना, जो कि TNV में होता है। हाँ, जैसे ही रन बटन दबाया जाता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस खुलता है जिसे TNV कहा जाता है। ये कोई बोरिंग टेक्स्ट वाली स्क्रीन नहीं है। इसमें एनिमेशन दिखता है। बिल्कुल। इसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि कैसे वो हेलो वाली डिजिटल चिट्ठी एक नोड से निकलकर दूसरे नोड तक पहुंच रही है। ये वो पल होता है जब सारी मेहनत का दृश्य परिणाम सामने आता है। वो विजुअल फीडबैक बहुत संतोषजनक होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या इतने बड़े और शक्तिशाली टूल का काम सिर्फ दो कंप्यूटरों के बीच एक हेलो मैसेज भेजना है? नहीं। दस्तावेज को आगे पढ़ने पर पता चलता है कि ये तो बस हिमखंड का सिरा है। बिल्कुल, ये सिर्फ शुरुआत है। हेलो मैसेज भेजना तो सिर्फ ये जांचने का तरीका है कि सारी मशीनरी सही से काम कर रही है या नहीं। इसके उन्नत फीचर्स इस टूल की असली ताकत को दर्शाते हैं। जैसे कि कस्टम प्रोटोकॉल्स बनाना? हाँ, इसके जरिए पूरी तरह से नए और कस्टम नेटवर्क प्रोटोकॉल विकसित किए जा सकते हैं। ऐसे जटिल नेटवर्क्स का परीक्षण किया जा सकता है जिनमें हजारों नोड्स हों जो अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हों।
और जो डेटा मिलता है उसका क्या? और सबसे बड़ी बात, इसमें बेहतरीन विश्लेषण टूल हैं जिनसे प्रदर्शन का गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। नेटवर्क कहाँ धीमा हो रहा है, कहाँ डेटा का नुकसान हो रहा है, ये सब ग्राफ और चार्ट्स के रूप में देखा जा सकता है। ये तो बहुत ही शानदार है। दस्तावेज के अंत में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी दिए गए हैं, जो बहुत ही काम की व्यवहारिक जानकारियां सामने लाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है वो है इसके खर्च को लेकर। हाँ, पैसे की बात तो सबसे पहले आती है। बिल्कुल। और इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है। अकादमिक शोध, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और गैर व्यापारिक उपयोग के लिए ये टूल पूरी तरह से मुफ्त है। मतलब छात्रों और रिसर्चर्स के लिए फ्री है? बिल्कुल। लेकिन यदि कोई प्राइवेट कंपनी इसका उपयोग अपने किसी नए कमर्शियल राउटर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को विकसित करने और बाजार में बेचने के लिए करना चाहती है, तो उसे बाकायदा कमर्शियल लाइसेंस खरीदना होगा। ये ओपन सोर्स दुनिया का एक बहुत ही सामान्य और संतुलित मॉडल है, जो कि फेयर भी है। इसके अलावा FAQs इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि OMNet++ कोई अलग थलग पड़ा टूल नहीं है जिसे सब कुछ खुद करना पड़े। हाँ, इसे दूसरे टूल्स के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे अन्य शक्तिशाली फ्रेमवर्क्स के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। दो बहुत ही प्रमुख नाम है, INET और MixIM। INET और MixIM ये दोनों बहुत पावरफुल हैं। ये दोनों फ्रेमवर्क्स असल में क्या करते हैं? INET को आप इंटरनेट के सभी नियमों की एक विशाल, पहले से बनी हुई डिक्शनरी या पुस्तकालय मान सकते हैं। अच्छा, एक लाइब्रेरी की तरह? हाँ, अगर किसी को TCP/IP या वाईफाई जैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर काम करना है, तो उसे शुरुआत से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। INET में ये सब पहले से मौजूद है, बस उसे इस्तेमाल करना होता है। और MixIM क्या करता है? दूसरी ओर, MixIM एक ऐसे फ्रेमवर्क है जो वायरलेस और मोबाइल नेटवर्किंग के लिए बहुत उपयोगी है। यह रेडियो तरंगों के भौतिक वातावरण जैसे इमारतों से टकराकर सिग्नल का कम होना, इन सब चीजों का बहुत सटीक सिमुलेशन करता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। अगर OMNet++ इतना ही शक्तिशाली और बहुमुखी है, तो क्या ये बाजार में उपलब्ध एकमात्र विकल्प है? क्या शोधकर्ताओं के पास कोई और चॉइस नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। कोई भी एक टूल हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दस्तावेज बड़ी ईमानदारी से इसके विकल्पों की भी चर्चा करता है। इसमें NS3, OpenNet और CallNet जैसे दिग्गजों का नाम लिया गया है। तो इनमें से बेहतर कौन सा है? देखिए, इनमें से प्रत्येक की अपनी कुछ विशिष्ट ताकतें हैं। उदाहरण के लिए NS3 अकादमिक जगत में, विशेषकर अमेरिका में, बहुत अधिक लोकप्रिय है और इसमें बहुत सारे वायरलेस मॉडल्स मौजूद हैं। और OpenNet कमर्शियल दुनिया और बड़े उद्यमों में अपनी एक अलग पैठ रखता है। कोई टूल गति में बेहतर हो सकता है तो कोई यूजर इंटरफेस में। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले इन विकल्पों की एक निष्पक्ष तुलना करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अपनी जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनना ही समझदारी है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज की ये यात्रा वाकई आंखें खोलने वाली रही। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने ये जाना कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन के मूल सिद्धांत क्या हैं और कैसे ये समय को इवेंट्स के आधार पर आगे बढ़ाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे एक साधारण नक्शे यानी नेट फाइल और व्यवहार यानी C++ फाइल के संयोजन से एक पूरा डिजिटल नेटवर्क तैयार हो जाता है। वो मॉड्यूलैरिटी वाला हिस्सा सबसे खास था। हाँ, और फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के माध्यम से उस सिमुलेशन को ग्राफिकल इंटरफेस में सफलतापूर्वक चलते हुए देखने की प्रक्रिया को समझा। वो TKNV वाला एनिमेशन। जी, ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो नई तकनीकें सीखने, सिस्टम डिजाइन्स के साथ प्रयोग करने या कंप्यूटर नेटवर्किंग की गहराइयों को समझने में रुचि रखता है, उसके लिए इस तरह की जानकारी किसी सुपर पावर से कम नहीं है। बिल्कुल, ये एक असली सुपर पावर है। आज के समय में जब हर तरफ जानकारी का भारी बोझ या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, ऐसे टूल्स हमें उस शोर से बचाते हैं और सीधे तौर पर ऐसा व्यवहारिक ज्ञान देते हैं जिसे स्क्रीन पर लागू होते हुए और काम करते हुए देखा जा सकता है। ये सचमुच एक शक्तिशाली प्रणाली है जो विचारों को वास्तविकता के करीब लाती है। स्रोत सामग्री ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये स्पष्ट किया है कि वर्तमान इंटरनेट और अत्याधुनिक वायरलेस नेटवर्क्स को सिमुलेट करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जी, लेकिन अगर हम आज की इस चर्चा और स्रोत सामग्री के दायरे से थोड़ा बाहर निकलकर भविष्य की ओर देखें तो एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार सामने आता है। अच्छा, वो क्या विचार है? हम सभी जानते हैं कि पूरी तकनीकी दुनिया इस समय बहुत तेजी से क्वांटम नेटवर्किंग और AI संचालित स्वायत्त नेटवर्क की ओर बढ़ रही है। हाँ, ऑटोनमस नेटवर्क्स आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, पारंपरिक नेटवर्क्स के नियम पहले से तय होते हैं जिन्हें C++ के कोड में आसानी से लिखा जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, भविष्य के वो नेटवर्क्स
जो मशीन लर्निंग के आधार पर काम करेंगे, जो खुद सीखते हैं। हाँ, जो वास्तविक समय में नेटवर्क के ट्रैफिक और बाधाओं को देखकर अपने खुद के नियम और प्रोटोकॉल खुद ब खुद बदल लेंगे। क्या पारंपरिक डिस्क्रीट इवेंट सिम्युलेटर्स उन अत्यंत गतिशील और नियम तोड़ने वाली प्रणालियों की सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर हमें भविष्य में सिमुलेशन करने के लिए भी एक पूरी तरह से नई तरह की एआई आधारित सिमुलेशन तकनीक का आविष्कार करना पड़ेगा? ये नेटवर्किंग और सिमुलेशन विज्ञान का एक ऐसा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिस पर दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अब गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक का भविष्य कितना अप्रत्याशित और रोमांचक होने वाला है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, प्रयोग करते रहिए और तकनीकी दुनिया के इन रहस्यों को डिकोड करते रहिए।